पास कोई पीछे पावर है या कोर्ट उन्हें समर्थन कर रहा है? कोर्ट उन्हें समर्थन नहीं कर रहा, बड़ी प्रभावित तरीके से बात करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। जहाँ तक तमिलनाडु के केसेस की बात है, केसेस में बेल हो गई है। दिस इज द 7th केस। द न्यूज़ पेपर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। मनीष कश्यप का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि फेमस यूट्यूबर होने के साथ साथ वो एक ऐसी शख्सियत के रूप में सामने आए हैं जिसने देश के सामने उनकी छवि बिल्कुल बिगाड़ के रख दी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि तमिलनाडु में जब बिहार के लोगों पे ये जो वायरल वीडियो लीक हुआ था, इसमें मनीष कश्यप का नाम सामने आया था। आखिर क्यों ये केस इतना उछला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे जो वायरल वीडियो था, कहा जा रहा था कि तमिलनाडु में जो बिहार के लोग हैं उन्हें काम कर रहे हैं, उन पे प्रताड़ना की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इसका वीडियो जो वायरल हो रहा था, ये सब जो केस है घुमावदार हो गया था। एनएसए की जांच, एनएसए के तहत कार्यवाही की जा रही थी, लेकिन अब मनीष कश्यप को जमानत मिलने वाली है। तो ये सब जानने के लिए आखिर क्या वजह है और क्या इसके पीछे मामला है और कोर्ट क्या कहता है, ये जानने के लिए हम वहाँ पहुंचे हैं दिल्ली कोर्ट के सीनियर लॉयर चिराग खुराना जी के पास। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मनीष कश्यप के ऊपर इतने सारी कार्रवाई हो रही है, इतने सारी धाराएं चली, तो उसके बावजूद उन्हें जमानत मिलने वाली है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि जो एनएसए एक्ट है वो बहुत ही कड़ा एक्ट है और उसमें जितनी भी कंप्लाइंसेस हैं, अगर हम अक्टूबर के ऑर्डर्स देखेंगे मनीष कश्यप के साहब के जो मैटर में, तो उसमें उनके वकील ने ये आर्ग्यू किया है, बचाव पक्ष ने ये आर्ग्यू किया है कि जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, जो सबसे मूलभूत बात है एनएसए एक्ट की, वही उनको सप्लाई नहीं की गई थी। तो उसके बाबत कल ये एनएसए है जो निरस्त हो गया है और उन्हें बेल मिल गई है। और एक एडिशनल ग्राउंड थी कि बाकी जो तमिलनाडु में 6 केसेस पेंडिंग थे, उस सब मैटर्स में भी उनकी बेल हो गई है। तो ये सब देखते हुए, और क्योंकि मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन थी दैट वर नॉट सप्लाइड, दिस इज व्हाट हैज बीन आर्ग्यूड बाय देयर काउंसिल। सर, एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है, ये बहुत कड़ा कानून होता है। मनीष कश्यप के ऊपर ये कानून लगाया गया और उसके तहत कार्रवाई चली थी। इतने सारे केस चल रहे हैं, यानी कि बिहार ही नहीं बल्कि तमिलनाडु की पुलिस भी उनके पीछे थी। कोर्ट में दोनों में पेशी हो रही थी। उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई कि दोनों जो मेरे लिए सुनवाई हो रही है वो एक ही कोर्ट में की जाए। उसके बावजूद भी उनकी इतनी डिमांड सामने आई थी, और लेकिन आखिर में क्या हुआ, उन्हें जमानत मिल गई। मतलब क्या वजह है? क्या कानून इतना कमजोर है? राष्ट्रीय सुरक्षा की बात इतनी कमजोर पड़ गई उनके सामने? कानून तो बहुत कड़ा है, बट कानून में जो मूलभूत बातें, जो ग्राउंड्स जिनको कहते हैं, आप समझिए, हमारे जितने भी अक्यूज पर्सन होते हैं उन्हें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होता है। उनके बचाव पक्ष के वकील ने सिर्फ यही आर्ग्यू किया है कि जो 6 अप्रैल वाला डिटेंशन ऑर्डर है वो उनको ऊपर सर्विस नहीं की गई, रिमांड ऑर्डर सर्व नहीं किया गया। तो उस कारण, क्योंकि इतना कड़ा कानून होते हुए, चेक्स एंड बैलेंसेस में जो सप्लाई करनी थी डॉक्यूमेंट्स, जो ग्राउंड्स सप्लाई करने थे, दे हैव नॉट बीन सप्लाइड। दिस इज समथिंग दैट हैज प्रिवेल्ड ओवर द बेंच। सर, एक सवाल और आता है, क्योंकि जैसे मनीष कश्यप है, वो सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं, मतलब लोगों को बहुत बोलते हैं कि बहुत उनके कंट्रोवर्सी बयान सामने आते हैं। कभी बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ कह रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के ऊपर बयान कर रहे हैं, और हाथ में हथकड़ी लेकर ये बोल रहे हैं कि मैं जब बनूंगा, मेरे हाथ में जब सत्ता आएगी, मैं सरकार बनाऊंगा, तब देखना कैसे सरकार चलाते हैं। तेजस्वी यादव पे उन्होंने बयान किया था। उसके बावजूद जब उनकी अगली पेशी हुई थी, उन्हें पूरी फैसिलिटी दी गई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई थी। क्या इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं मनीष कश्यप, या उनके पास कोई पीछे पावर है, या कोर्ट उन्हें समर्थन कर रहा है? कोर्ट उन्हें समर्थन नहीं कर रहा। जहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग डायरेक्शंस है दैट ऑल ओवर इंडिया ऑल दी कोर्ट्स हैव टू यूज़ दी वेबएक्स ऐप टू सी टू इट दैट नो वन इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल। और ये बहुत एक सिंपल बात है। जहाँ तक आपने ये बोला कि आज की डेट में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत प्रभावित बातें वो करते हैं, हाँ, वो ये कहा जा सकता है वो एक हिंदू इन्फ्लुएंसर बन गए हैं सोटू से। तो यहाँ भी यही चलेगा कि मतलब जैसे राजनीति में तो हम देखते हैं अक्सर हिंदू मुस्लिम चलता रहता है, लेकिन कानून की जहाँ बात आती है, निष्पक्ष बात हो जाती है, सभी की दलीलें सुनी जाती हैं, सभी का पक्ष रखा जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जैसे बोल रहे हैं कि सभी का समर्थन उन्हें मिल रहा है, और आगे चल के क्या पता बिहार में वो अपनी सरकार बना भी दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी को उनका समर्थन मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ ये सामने आती है, जैसे उनके कितने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और लोग उन्हें बहुत देखते हैं, उनको जानते हैं, उनकी अभी भी कई वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं, लेकिन
लेकिन कोर्ट के अंदर है ना और जेल के अंदर है ना उनके सामने मतलब वो कोर्ट में जब पेशी होने के दौरान आते हैं तो सीधे ये बोलते हैं कि मुझे जेल में ये फैसिलिटी नहीं मिल रही, यहाँ के लोग स्मैक ले रहे हैं और 2 ग्राम स्मैक लेते अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सज़ा हो जाती है और जेल में तो 20 से 25 या 30 ग्राम तक स्मैक बेचा जाता है। क्या ये सच्चाई है कुछ? जहाँ तक ये बातें हैं कि जेल के अंदर की जितनी भी ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, ये सब कुछ होता है। और आई थिंक मनीष ने ये कुछ गलत नहीं किया कि ही रिपोर्टेड एवरीथिंग। उस पे उसको रिलीफ मिला या नहीं मिला, ही रिपोर्टेड एवरीथिंग बीइंग एन अवेयर सिटीजन, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने तेजस्वी यादव पे ये आरोप लगाया था जेल में खड़े होके हाथ में हथकड़ी थी कि मैं किसी चारा घोटाला का बेटा नहीं हूँ, मैं एक फौजी का बेटा हूँ। इस तरह से मानहानि की थी उन्होंने तेजस्वी यादव की। तो उसके बावजूद इतने उसके अलावा भी उन पे केस किए गए और तमिलनाडु में हमने सुना है कि जितने केस उन पे हुए थे वो हटा लिए गए हैं कहीं ना कहीं और वो बचते नजर आ रहे हैं। उनके वकील की ऐसी कौन सी पावर दिख रही है कानून को या फिर कोर्ट को जो हमेशा वो बच जा रहे हैं? जहाँ तक तमिलनाडु के केसेस की बात है, केसेस में बेल हो गई है। दिस इज द 7th केस। जो पिछले 6 केसेस थे उन सब केसेस में बेल हो गई है। और जो तेजस्वी यादव के ऊपर कमेंट करने वाली बात है, कोर्ट्स विल नेवर लुक इनटू दैट। तो ये तो तेजस्वी, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, इन कोर्ट से इनको कोई लेना देना नहीं है। सर, जब कोर्ट अगर ये सारा मसला देखता है कि उन्हें अगर वो कोर्ट में जाके पेशी के दौरान इस तरह की बातें कर रहे हैं और हाथ में हथकड़ी है उनके और वो कोर्ट को ही कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं कि हमें जब जेल में भेजा जाता है गाड़ी में 60-70 लोगों को ठूस देते हैं और जब पेशी होती है तो इधर से उधर ले जाते हैं। तो सिर्फ मनीष कश्यप के साथ ऐसी बात सामने आई है या और भी जैसे फेमस पर्सनैलिटीज अगर जेल जाती हैं? हाल ही में हमने देखा एलविश यादव को भी कहीं ना कहीं जेल होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कड़ी कहीं जुड़ी हुई है? जहाँ तक ये बात है कि 60 से 70 लोगों को एक वैन के अंदर लेके जाया जाता है, ये एक बड़ी आम बात है। आप लोगों को ये देखना होगा कि 140 करोड़ जनसंख्या है और कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास। तो मुझे नहीं लगता। और जो ये मनीष कश्यप ने अपने लिए एक कैमरा के आगे ग्रैंड स्टैंडिंग ली है, कोर्ट से उसे कोर्ट उसका क्या संज्ञान लेगी? कोर्ट को सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है कोर्ट के लिए कि नो इनोसेंट पर्सन शुड रिमेन बिहाइंड बार्स, दैट इज इट। सो फॉर नाउ, सिंस एनएसए हैज बीन रिमूव्ड, ऐसा ये प्रतीत होता है कि एनएसए हट गया तो फिर तो बाकी ऑफेंसेस इतने, मैं बोलूँगा इतने ग्रीवियस नहीं है, तभी बेल हो गई है। सर, आखिरी सवाल है ये। अब मैं जानना चाहती हूँ जैसे मनीष कश्यप की हम उदाहरण लेते हैं, हमने सारी चर्चा की। अब मैं जानना चाहती हूँ एनएसए का केस अगर किसी पे होता है तो कभी किसी को ऐसे जमानत मिल सकती है या एनएसए किसी पे हटाया जा सकता है लगाने के बाद? जहाँ तक एनएसए की बात है, इट इज़ अ इट इज़ अ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्ट। थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस सबसे ज़्यादा एनएसए एक्ट में लगती है। देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट आर टू बी फुलफिल्ड, और मनीष के केस में भी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हुई। जैसे 31 अक्टूबर को उनके वकील साहब ने आर्ग्यू किया था कि रिमांड ऑर्डर जो था 5 अप्रैल वाला, वो रिमांड ऑर्डर ही नहीं दिया गया, उन पर सप्लाई नहीं किया गया। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और प्रोलॉन्गिंग ऑफ द रिमांड ऑर्डर, ये दो चीज़ें उन पर सर्व नहीं की गई थी। और हर अक्यूज को, चाहे आईपीसी का ट्रायल है चाहे एनएसए का ट्रायल है, हर अक्यूज को ये पावर है, उसका हक है ये जानने का कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट हिम। सो ये सब देखते हुए और ये देखते हुए कि एनएसए एक बहुत ड्रैकोनियन एक्ट है, तो इसीलिए जज साहब ने बोला कि क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई तो उनके खिलाफ एनएसए का मामला ही नहीं बनता। तो सबसे पहले जब उनको अरेस्ट किया गया था तो एनएसए के तहत ही कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का मामला सामने आ गया कि उन्हें जमानत दे दी गई है, एनएसए हटा दिया गया है और कितने मामले दर्ज थे वो भी हटा दिए गए हैं। इतने कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरों पे और इस तरह के कटु वचन बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अदालत की बेइज्जती नहीं है? उन्होंने अदालत के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वो, मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहे हैं टू गेन ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं ना कि हाँ बस मेरी कोई सुन ले। हाँ, बड़ी प्रभावित तरीके से बात करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ तो है उनकी बातों में। बट कोर्ट्स को, आई एम अगेन रिपीटिंग, दे आर मतलब नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड इन एनी मैनर।
सर दिल्ली हाई कोर्ट का नाम हमने बहुत सुना है और सभी जो समझते हैं लोग कि दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब जब वो मामला पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत उछाल पड़ता है। लेकिन जनता के दिमाग में जो एक छवि बन गई है मनीष कश्यप की, आधी जनता जैसे आपने बोला इन्फ्लुएंसर बहुत होंगे और मतलब समझने वाले उनको बहुत होंगे और हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू का पक्ष लेते हैं मनीष कश्यप, तो कहीं ना कहीं हिंदू को समर्थन करने वाले या सनातनी उनका समर्थन कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों पे उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, तमिलनाडु की सरकार पे इस तरह के आरोप लगाए और तमिलनाडु पे जैसे बोला गया था कि वहाँ पे प्रताड़ना की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के लोगों को, मजदूरों को काम नहीं किया जा रहा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जनता के मन में आएंगी आगे चल के। तो अगर उन्हें बाई चांस रिहाई मिल जाती है, पूरी तरह वो इस केस से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं और पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं, तो क्या क्या आप समझ पाएंगे या जनता विश्वास कर पाएगी कानून पे? आज तो जहां तक बात है, ही इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूवन गिल्टी। अभी तो उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा प्रूव नहीं हुआ, तो वो पॉलिटिक्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। और बाकी वो तो उनकी अपनी जो उनका डिसीजन है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज जहाँ तक बात है, अब मुझे ऐसे लगता है सिर्फ बिहार के अंदर जितने केसेस पेंडिंग है, सिर्फ उनमें उन्हें बेल लेने की जरूरत है। उसके बाद अपने फ्यूचर के लिए वो खुद सोचेंगे। यानी आपके सहमति से भी कि अभी वो फिलहाल बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके हैं, उनकी छवि बिल्कुल साफ हो चुकी है। छवि की बात नहीं होती, ये एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो मनीष का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ही फील्स वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, दैट इज इट। और कभी भी उन्होंने अपने व्यूज को या अपने पक्ष को ना अपनी यूट्यूब की वीडियोस में छुपाया, ना उन्होंने कोर्ट में जेल में रहते हुए उन्होंने ये बात कभी छुपाई है। सो वो उनका व्यू पॉइंट है, ही फील्स स्ट्रांगली अबाउट इट, दैट इज इट। तो उनके सारे जो यूट्यूब चैनल्स थे और जो अदर प्लेटफॉर्म में उनका काम चल रहा था, उन्हें क्यों बैन किया गया, मतलब बंद किया वो उनको अगर बैन किया गया है तो मनीष उनको भी चैलेंज कर सकता है अंडर द आईटी एक्ट और अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस। गया? ईडी की जांच पे तो चल रही है उन पे। ईडी की जांच, मुझे नहीं मालूम कि ईडी की जांच चल रही है कि नहीं, बट जहां तक यूट्यूब चैनल्स की बात है, वो अंडर आईटी एक्ट उनको सर्विस होएगी नोटिस की कि ये ग्राउंड्स पे हमने आपका जो चैनल है वो बंद कर दिया और रिस्टोर कराने हैं, तो कोर्ट में गुहार लगानी होगी या अथॉरिटी में गुहार लगानी होगी। एनएसए का जो पूरा मामला है वो मनीष कश्यप के ऊपर लगा, तो राजनीति से प्रेरित लग रहा है आपको ये मामला पूरा? मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दी सेम वेदर इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड और नॉट। द कोर्ट हैज टेकन इट्स व्यू और देखते हैं आगे तमिलनाडु सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो एनएसए हटाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तमिलनाडु सरकार आज दिवाली के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और फिर देखते हैं क्या होगा। बट फॉर मी इट सीम्स दैट इट इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सर मैं जानना चाहती हूँ जो एनएसए लगाया गया है उसमें क्या क्या मतलब इंक्लूड था और क्या क्या जुड़ सकता था उसमें? उसमें मैंने आपको बताया, एनएसए की जहां तक बात है, उनके वकील ने 31 अक्टूबर वाली बहस में 4 ग्राउंड्स लिए थे, वो मैंने नोट डाउन किए हैं। रिमांड ऑर्डर उनके ऊपर सर्व नहीं हुआ था। 5 अप्रैल 2023 का जो रिमांड ऑर्डर था वो उनके ऊपर सर्व नहीं हुआ था। एक्सटेंशन ऑफ रिमांड ऑर्डर भी उनके ऊपर सर्व नहीं हुआ था। जिस केस पे, जिस एक नज्म पे रिलाय करते हुए उनके ऊपर एनएसए का ऑर्डर लगाया, वो भी उनके केस पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता था। और लास्ट जो उनकी ग्राउंड थी वो यही थी कि 6 केसेस में और बेल मिल गई है, तो ये एनएसए भी हट जाना चाहिए। सर यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है, जब आपने बोला ये पॉइंट्स सामने आए हैं, तो पहले जब एनएसए लग रहा था तब उनको ये नहीं दिखा था कि उनके पर ये लागू नहीं होता या लगता नहीं है? नहीं, वो अथॉरिटीज ने अपना काम किया और कोर्ट ने और वकील ने लकूनास ढूंढे। बचाव पक्ष का तो एक ही काम है ना कि स्टेट केस के अंदर जो लकूनास ढूंढे जा सकते हैं, वेदर वी कैन टेक एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट और नॉट। एंड इट सीम्स दैट द डिफेंस काउंसिल हैज टेकन द बेनिफिट एंड मनीष विल बी आउट, और आई थिंक ही इज आउट। उनकी बेल हो चुकी है, वो बाहर आ गए हैं। तो सर जैसे कि मनीष कश्यप के केस में हमने देखा है एनएसए हट गया, कुछ चीज़ें सामने आ गई, कुछ रूल्स या रेगुलेशंस सामने आ गए, तो अगर अगर किसी और के ऊपर एनएसए का केस चलता है तो ऐसे ही अगर कुछ पॉइंट्स उनको नहीं मिलते हैं या फिर जो जांच होती है उसमें वो अपराधी नहीं पाया जाता है, तो वो रिहा हो सकता है आज़ादी से? रिहा हो सकता है या केस निरस्त हो सकता है। जो मैंने पहले भी बोला कि ये एक बहुत कड़ा कानून है और इस कड़े कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस है। अगर वो चेक्स एंड बैलेंसेस फॉलो नहीं होंगे तो ये रिलीफ किसी को भी मिल सकता है।
तो जैसे कि हमने मनीष कश्यप के ऊपर पूरी चर्चा की, तो यहाँ ये सामने आया है कि कहीं न कहीं मनीष कश्यप ने अपना पूरा तिगड़म लगाया है और रिहा होने की पूरी कोशिश की है। तो जो ये मामला तूल पकड़ रहा है और राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की उनकी बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं न कहीं एक यूट्यूबर होने के नाते एक फेमस पर्सनैलिटी भी है मनीष कश्यप। तो कोर्ट ने जिस तरह के आदेश दिए हैं, एनएसए से वो रिहा हो गए हैं और एनएसए की जो जितनी जाँचें थी, वो भी उनके पक्ष में नहीं आई और कहीं न कहीं वो हर चीज़ से बचते नज़र आ रहे हैं। तो आगे भी इसकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी हमने चर्चा की दिल्ली हाई कोर्ट के वकील चिराग खुराना जी से। सर ने हमें कई चीज़ें बताई और कई चीज़ें जो अनदेखी थी वो भी सामने आई। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ मैं रिया तोमर, द न्यूज़ 15 दिल्ली।